Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss the concept of alteration of share capital. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड इट्स डिफरेंट काइंड्स, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक डिटेल्ड नोट हमने स्टडी किया था. आज हम स्टडी करेंगे कि अगर कोई कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है, अगर वो अपने शेयर कैपिटल में कोई भी चेंज करना चाहे तो किन किन कंडीशंस या उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस कंपनी एक्ट में प्रोवाइडेड हैं, हम उन प्रोविजंस को इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टडी करेंगे. अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की कैटेगरी में आती है और उसके आर्टिकल के द्वारा उसे ये अथॉरिटी दे रखी है कि वो अपने शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन कर सकती है, तो उसके लिए उसे इन पर्टिकुलर प्रोविजंस को फॉलो करना होता है. तो दीज आर द प्रोविजंस विच आर गिवन टू यू. पहला प्रोविजन देखते हैं. द फर्स्ट प्रोविजन इज बाय इंक्रीजिंग इट्स ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. अगर कंपनी अपनी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहे और जितने अमाउंट से इंक्रीज करना चाहे उस अमाउंट तक वो इंक्रीज कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे एक रिजोल्यूशन पास करना होता है. जितने भी पॉइंट्स यहाँ डिस्कस करूंगा हर किसी के रेफरेंस में उसको रिजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा. अगर वो अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहे एक पर्टिकुलर अमाउंट तक तो वो ऐसा कर सकती है. सेकंड पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन इज बाय कंसोलिडेटिंग एंड डिवाइडिंग ऑल और एनी ऑफ इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट. कंपनी क्या करती है, कभी कभी जो अपनी शेयर कैपिटल में उसका शेयर्स का कंट्रीब्यूशन है तो उस शेयर की वैल्यू को वो बढ़ा देती है. नंबर ऑफ शेयर्स तो कम करेगी लेकिन वो शेयर की वैल्यू को लार्जर अमाउंट तक ले जाती है. तो ऐसा करने का उसके पास एक राइट अवेलेबल है. उसके बेसिस पर क्या होगा, उसकी शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन हो जाएगा. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा अपनी शेयर कैपिटल को, और डिवाइड करके अपने शेयर्स को लार्जर अमाउंट तक वो कंसोलिडेट कर सकती है. ये भी उसके पास एक ऑल्ट्रेशन का वे है. द थर्ड वे इज by converting all or any of its fully paid up shares into stock and reconvert that stock into fully paid up shares of any denomination. यानी कि फर्म क्या करेगी, फर्म के पास ये भी एक ऑप्शन है कि वो अपने सारे के सारे फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर ले और स्टॉक में कन्वर्ट करने के बाद इसको फिर से फुल्ली पेड अप शेयर्स में रिकन्वर्ट कर सकती है, और इसके लिए वो किसी भी डिनोमिनेशन को फॉलो कर सकती है. यानी जिस डिनोमिनेशन में वो शेयर्स को फॉलो करना चाहे उसको रिकन्वर्जन के टाइम पर वो ऐसा कर सकती है, जिससे उसकी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, उसमें चेंज आ जाएगा, उसमें ऑल्ट्रेशन आ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला ऑब्लिगेशन है उसके पास, दैट इज बाय सबडिवाइडिंग इट्स शेयर इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट देन इज फिक्स्ड बाय द मेमोरेंडम. जब मेमोरेंडम था तो उसने एक पर्टिकुलर वे में एक पर्टिकुलर अमाउंट से शेयर की वैल्यू को फिक्स कर रखा था. अगर फर्म चाहे तो अगेन अपने शेयर को सब डिवाइड करके स्मॉलर अमाउंट में कन्वर्ट कर सकती है, और उसके बेसिस पर फर्म क्या कर सकती है, अपने शेयर के बेसिस पर कैपिटल को ऑल्टर कर सकती है. यानी कि उसके शेयर की वैल्यू पहले ज्यादा थी, लार्जर अमाउंट में थी, अब वो स्मॉलर अमाउंट में हो जाएगी, जिसके बेसिस पर उसका जो शेयर कैपिटल है उसमें भी चेंज आ जाएगा. The next point is by cancelling shares which have not been taken up and by diminishing the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled. यानी कि हम यहाँ पर उन पर्टिकुलर शेयर्स को कैंसिल करते हैं जिनको अभी तक फॉलो अप नहीं किया गया है, जिनको अभी तक टेकन अप नहीं किया गया है, और हम क्या करते हैं, अपनी शेयर कैपिटल की अमाउंट को उस पर्टिकुलर अमाउंट से डिमिनिश कर देते हैं जितने अमाउंट के शेयर्स को हमने कैंसिल किया है. क्लियर. अब हम जो अमाउंट को रिड्यूस कर रहे हैं इसका मतलब हम अमाउंट कैपिटल को रिडक्शन, ये दिस इज नॉट कॉल्ड द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, बट दिस पर्टिकुलर डिमिनिशिंग ऑफ अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल इज नोन एज द डिमिन्यूएशन ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल. इसको हम रिडक्शन के नाम से नहीं जानते हैं, इसको हम डिमिन्यूएशन के नाम से जानते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल के रेफरेंस में. ओके, ये तो बात हो गई ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल की.
अब हम बात करते हैं कि शेयर कैपिटल के ऑल्ट्रेशन के लिए हम किस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो यहां मैंने एक प्रोसीजर मेंशन कर रखा है। क्या कहता है ये? द फर्स्ट स्टेप इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल। द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम कैन ओनली बी ऑल्टर्ड इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। और अगर कंपनी के आर्टिकल में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है तब हम कैपिटल में ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो अथॉरिटी है वो आर्टिकल की अथॉरिटी है। अगर ये आर्टिकल से ऑथराइज्ड है तब हम कैपिटल के ऑल्ट्रेशन के बारे में आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ऑल्टर नहीं कर सकते। पहला पॉइंट। सेकंड स्टेप क्या है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। इट मींस अगर हमें अपने कैपिटल क्लॉज में कोई भी ऑल्ट्रेशन करना है तो उसके लिए हमें एक जनरल मीटिंग को कॉल करना पड़ता है, यानी कंपनी को एक जनरल मीटिंग को कॉल करना पड़ता है और उसमें एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना होता है। जब तक वो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कैपिटल ऑल्ट्रेशन के रेफरेंस में पास नहीं हो जाता तब तक आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव नहीं कर सकते। एक बार आपका रिजोल्यूशन पास हो जाता है देन यू आर मूविंग टू द थर्ड स्टेप एंड दिस इज द सर्टेन कंसोलिडेशंस एंड डिविजन्स टू बी अप्रूव्ड बाय द ट्रिब्यूनल। क्या मतलब है इसके अंदर? जब हम शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन करते हैं तो हम सारे के सारे कंसोलिडेशंस के बेसिस पर अपनी शेयर कैपिटल को ऑल्टर नहीं कर सकते। कुछ ऐसे कंसोलिडेशंस होते हैं, कुछ ऐसे मैटर्स भी होते हैं जिसके लिए हमें ट्रिब्यूनल की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई पर्टिकुलर कंसोलिडेशन ऐसा है जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स के वोटिंग परसेंटेज में चेंज हो रहा हो तो उस केस में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशंस के पास होने से ही हम कैपिटल को ऑल्टर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी होती है और जब तक ट्रिब्यूनल इस केस में परमिशन ना दे दे तब तक हम कैपिटल को ऑल्टर नहीं कर सकते। एक बार ट्रिब्यूनल की परमिशन मिल जाती है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं एंड दिस नेक्स्ट स्टेप इज नोटिस अलोंग विद मेमोरेंडम टू रजिस्टर। ट्रिब्यूनल से परमिशन मिल चुकी है और उसके बेसिस पर आप ऑल्ट्रेशन करते हो अपनी कैपिटल में और उसका एक नोटिस मेमोरेंडम के साथ साथ कंपनी के रजिस्ट्रार को भी देते हो। और ये जो नोटिस है वो आपको कम से कम 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है। जब आपको ट्रिब्यूनल से परमिशन मिल जाती है उस दिन से, ट्रिब्यूनल से परमिशन मिली यानी कि उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर आपको इसका एक नोटिस, किसका नोटिस? शेयर कैपिटल के ऑल्ट्रेशन का नोटिस मेमोरेंडम के साथ रजिस्ट्रार को सेंड करना जरूरी है। और इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है। द फॉर्म इज फॉर्म नंबर 1SH7। इस फॉर्म को फिलअप करके अप्रूवल की कॉपी इसके साथ में अटैच करके और क्या क्या ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं इसका एक नोटिस आपको रजिस्ट्रार के पास 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना होता है। पॉइंट इज क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द पेनल्टी, यानी कि अगर जो ऊपर आपके पास रूल्स दे रखे हैं और इनमें से किसी भी प्रोविजन को फॉलो करने में कंपनी कैपेबल नहीं हो पाती है या चूक कर जाती है तो उसके लिए एक पेनल्टी उसको दे रखी है। पेनल्टी क्या है? कंपनी को कम से कम 10,000 रुपीज पर डे की पेनल्टी पे करनी होगी जो मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक पहुंच सकती है। इनमें से जो कम होगा वो पेनल्टी कंपनी को फिल करनी होती है। ये जो रूल है वो कंपनी पर भी अप्लाई होता है और कंपनी के उस हर ऑफिसर पर अप्लाई होता है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। तो इसी वजह से जब ऑल्ट्रेशन को फॉलो किया जाता है तो उस केस में इस प्रोसीजर को बहुत ध्यान से केयरफुली फॉलो करना किसी भी कंपनी के लिए जरूरी है, कंपल्सरी है। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। क्योंकि हमने शेयर्स के रेफरेंस में एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि जो शेयर की फॉर्म है या सिक्योरिटी की फॉर्म है वो इजीली ट्रांसफरेबल है। ये इसका एक मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है। कंपनी एक्ट ने हर शेयर होल्डर को ये एक एम्पावरमेंट दे रखी है कि वो अपनी सिक्योरिटीज को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है किसी और को भी।
ये एक पर्टिकुलर एम्पावरमेंट है जो कंपनी एक्ट ने हर शेयर होल्डर को दे रखी है कि उसके द्वारा जो भी सिक्योरिटीज या जो भी शेयर्स ऑक्यूपाई किए जाते हैं वो किसी और पर्टिकुलर पर्सन को वो ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मींस अ ट्रांसफर बाय सेल बाय द registered holders of the securities oblique shares. It does not include any involuntary or forced sale such as a court auction sale or sale of forfeited shares for non-payment of calls. इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब हुआ ट्रांसफर बाय सेल बाय द रजिस्टर्ड होल्डर्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द सिक्योरिटीज और शेयर्स। यानी कि जो शेयर्स और सिक्योरिटीज के रजिस्टर्ड होल्डर्स हैं उनके द्वारा सेल के थ्रू सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है उसको हम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स या ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के नाम से जानते हैं। यहां एक बात और नोट करने वाली है कि जो भी ट्रांसफर किया जा रहा है वो शेयर होल्डर्स या सिक्योरिटी होल्डर्स के वॉलंटरी वे में होना चाहिए, यानी कि उनकी चॉइस से होना चाहिए। अगर कोई इनवॉलंटरी फोर्स को फॉलो किया जा रहा है या इनवॉलंटरी वे में इसको फॉलो किया जा रहा है, जैसे कोर्ट के ऑक्शन की वजह से सेल हो रही है या फिर जो कंपनी के फॉरफिटेड शेयर्स हैं जो नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स की वजह से क्रिएट हुए हैं, अगर उन फॉरफिटेड शेयर्स को सेल किया जा रहा है तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज से नहीं है, क्योंकि यहां जो पर्टिकुलर पर्पज है वो सेल्फ नहीं है बल्कि फोर्स्ड है, जो कोर्ट के द्वारा फोर्स्ड है या फिर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो इसको हम ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज या ट्रांसफर ऑफ सेल्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि ये एक राइट है हर सिक्योरिटी होल्डर का या हर शेयर होल्डर का कि वो अपनी सिक्योरिटीज को प्रॉपर ट्रांसफर करे। ये एक ऑनर होने के नाते, क्योंकि कंपनी पे तो उसका ऑनरशिप नहीं है लेकिन कंपनी के जो शेयर्स हैं उस पर उसकी कंप्लीट ऑनरशिप है और उस ऑनरशिप के बेसिस पर ये उसका राइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कि वो अपनी इस प्रॉपर्टी को किसी और दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है अगर वो ऐसा करना चाहे तो। ओके, थैंक यू।